नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इन सभी बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्रमशः आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सारे बिंदु दिए गए हैं। पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, गुणा का तत्समक, योग का तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, योग प्रतिलोम और संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में रखना। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सारे बिंदु परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई तरह की परीक्षाओं में ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो एक एक करके हम आपसे इन सभी बातों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। एक एक बिंदु को लेकर ध्यानपूर्वक आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, समझना है। सबसे पहले नंबर पे आ जाती है हमारी पूर्ववर्ती संख्या। बिंदु छोटे छोटे हैं, सरल हैं, लेकिन कभी कभी जानकारी ना होने की वजह से हमसे छोटी छोटी चीजें भी गलत हो जाती हैं। अक्सर होता क्या है कि हम कठिन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं और सरल चीजों को छोड़ देते हैं। इसलिए हमें हर बिंदु के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर बराबर ध्यान देना है ताकि परीक्षा के ऊपर किसी भी तरह की हमसे गलती ना हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या की। तो देखिए, पूर्ववर्ती में लिखा हुआ है पूर्व, पूर्व शब्द जुड़ा हुआ है पूर्व, और आपको पता है कि पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले होता है। तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब हो जाएगा पहले वाली संख्या। मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है 45। 45 आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है और 45 संख्या का, अगर हमें इस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या को ज्ञात करना है तो हम 45 में से एक कम करेंगे, पिछली संख्या लिखेंगे। तो 45 की पिछली वाली संख्या क्या हो जाएगी? 44 हो जाएगी। तो 45 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई है 44। इसी प्रकार से अगर हमें 44 की पूर्ववर्ती संख्या लिखना है तो 44 में से भी एक कम करेंगे, तो 44 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 43। इसी तरीके से हमें किसी भी संख्या की अगर पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो उस संख्या में से हम एक कम कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक संख्या आपके पास में है 65, 65 यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है और अगर आपको इस 65 संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो हम 65 में से एक कम कर देंगे, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 64। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम उस संख्या में से एक घटा देते हैं। ठीक है ना। याद रखने के लिए आप लोग लिख भी सकते हैं एक घटाना है। क्या करना है? एक घटाना है। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उसमें से एक को घटाना है, तो उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो जाएगी। चलिए, दूसरा बिंदु जो है हमारा वो है परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या को अनुवर्ती संख्या भी कहा जाता है। दोनों का एक ही मतलब होता है। परीक्षा में अगर परवर्ती संख्या आ जाए या अनुवर्ती संख्या आ जाए तो दोनों का एक ही मतलब है। तो किसी भी संख्या की अगर हमें परवर्ती संख्या ज्ञात करना है तो हम उसमें एक जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 71 और 71 संख्या की अगर हमें परवर्ती संख्या ज्ञात करना है तो हम 71 में एक जोड़ देंगे, 71 में एक जोड़ देंगे तो हमारी परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें 72। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हमें 72 की परवर्ती संख्या ज्ञात करना है तो 72 में भी एक जोड़ेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 73। तो इस तरीके से किसी भी संख्या की अगर हमें परवर्ती संख्या ज्ञात करना है तो उसमें हमेशा एक जोड़ा जाता है। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल समझते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए एक संख्या है आपके पास में 62। 62 संख्या की अगर हमें परवर्ती संख्या ज्ञात करना है तो 62 में हम एक जोड़ देंगे तो 62 की परवर्ती संख्या हो जाएगी 63। उसी प्रकार से अगर हमें 63 की परवर्ती संख्या ज्ञात करना है तो 63 में भी हम एक जोड़ देंगे तो 63 की परवर्ती संख्या हो जाएगी 64। बहुत ही सरल चीजें हैं। ठीक है ना। और आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ रही होंगी, लेकिन कभी कभी हमें शब्दों का ज्ञान ना होने की वजह से, शब्दों की जानकारी ना होने की वजह से हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एक घटाना है
और परिवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एक जोड़ना पड़ता है। तो दोनों प्रकार की संख्याएं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में हमारा तीसरा बिंदु था गुणा का तत्समक। गुणा का तत्समक। गुणा का तत्समक वह संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या में गुणा करने पर उस संख्या के मान में किसी भी प्रकार से परिवर्तन ना हो। समझ में आया ना? फिर से एक बार सुनिए। गुणा का तत्समक वह संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर उस संख्या के वास्तविक मान में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन ना हो। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक संख्या लिख देते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। हमने एक संख्या लिखी 12। अब आप लोग बताइए कि 12 में हमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि इसके मान में परिवर्तन ना हो, यानी कि आपका उत्तर जो है वो 12 ही आए। तो आप लोग कहेंगे कि ऐसी संख्या तो केवल एक ही हो सकती है, क्योंकि एक का जब हम किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उसका मान हमेशा वही रहता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आता है। किसी भी संख्या में हम यदि एक का गुणा करेंगे तो उस संख्या के वास्तविक मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो याद रखिए, गुणा का तत्समक हमेशा एक ही होता है। गुणा का तत्समक बदलता नहीं है। हर संख्या के लिए गुणा का तत्समक एक ही रहता है, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ यदि गुणा किया जाता है तो हमेशा उसका मान वही संख्या प्राप्त होता है। तो गुणा का तत्समक आपको समझ में आ गया होगा। गुणा के तत्समक के बाद में अगला जो बिंदु है हमारा वो है योग का तत्समक। चौथा बिंदु हो जाएगा योग का तत्समक। योग का तत्समक। योग का तत्समक वह संख्या होती है जिसको किसी संख्या के साथ जोड़ने पर उस संख्या के वास्तविक मान में या उस संख्या के मान में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन ना हो। उदाहरण के लिए हम कोई भी संख्या यहाँ पर ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एक संख्या ली 40 हमने एक संख्या ली है। अब आपसे कहा जाए कि 40 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि मान हमारा 40 ही प्राप्त हो, तो आप लोग कहेंगे कि ऐसी संख्या तो केवल 0 हो सकती है। 0 को किसी भी संख्या में अगर जोड़ा जाता है तो उसका मान हमेशा वही संख्या होता है, 40 का यहाँ पर 40 ही आएगा। तो याद रखिए, योग का तत्समक होता है 0, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर हमेशा वही संख्या ही प्राप्त होती है। समझ में आ गया ना? तो याद रखिए, गुणा का तत्समक होता है 1 और योग का तत्समक होता है 0। छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। पांचवा बिंदु हो जाएगा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, इसको ध्यान से समझिए। कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए आप लोग। पहले हम इसकी परिभाषा आपको बोल के बताएंगे, आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। उसके बाद में हम उदाहरण के माध्यम से भी इसको आपको समझाएंगे। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उस संख्या में गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। समझ में आ गया ना आपको? फिर से एक बार सुनिए। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उस संख्या में गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी 15 आपके सामने संख्या लिखी हुई है। अब हमें 15 में ऐसी संख्या का गुणा करना है कि उससे हमारा जो मान है वो 1 हो जाए, हमें 1 प्राप्त हो। तो 15 में जब हम 1/15 का गुणा करेंगे तो हमारा मान 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 15 से 15 कट जाएगा तो कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से एक उदाहरण हम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिखी -17। अब -17 में हम किस संख्या से गुणा करें? तो माइनस संख्या में जब हम -1/17 से गुणा करेंगे तो ये 17 से 17 आपका कट जाएगा
माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह भी आपका कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा 1। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका उस संख्या में गुणा किया जाए तो हमें 1 प्राप्त हो। सरल भाषा में यदि हम कहें तो किसी भी संख्या का हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उसको पलट देना है। मतलब अंश वाली संख्या को पलटकर हर वाली संख्या के स्थान पर रखना है और हर वाली संख्या को पलटकर अंश वाली संख्या के स्थान पर रखना है। मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या 3 है और आपसे कहा जाए कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, तो 3 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार से अगर कोई ऋणात्मक संख्या है, मान लीजिए एक संख्या आपके पास -4 है और -4 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो हो जाएगा -1/4। हमारे पास यदि कोई संख्या है मान लीजिए 2/3 और 2/3 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/2। समझ में आ गया होगा आपको। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हमें संख्या को पलट देना है। याद रखिए, इसमें चिन्ह में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर संख्या हमारी ऋणात्मक है तो गुणात्मक प्रतिलोम का चिन्ह भी ऋणात्मक होगा, यानी जो संख्या गुणात्मक प्रतिलोम होगी वो भी ऋणात्मक होगी। और यदि हमारी संख्या धनात्मक है तो उसकी जो गुणात्मक प्रतिलोम संख्या होगी वो भी धनात्मक होगी। चिन्ह आपको परिवर्तित नहीं करना है। कभी कभी कुछ लोग गलती कर देते हैं और चिन्ह बदल देते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको चिन्ह परिवर्तित नहीं करना है, ये बात आप लोग याद रखिए। गुणात्मक प्रतिलोम के बाद में अगला बिंदु जो हमारा आता है वो आता है योग प्रतिलोम। इसको समझिए ध्यान से, योग प्रतिलोम को। योग प्रतिलोम किसी भी संख्या का योग प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उस संख्या के साथ जोड़ने पर 1 प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। सॉरी, हमने 1 बोल दिया है, 0 बोलना था। किसी भी संख्या का योग प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उस संख्या में जोड़ा जाए तो 0 प्राप्त हो। समझ में आ गया ना आपको। इसको उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझिए, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं हम लोग -5। अब -5 एक संख्या है। अब -5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि हमें 0 प्राप्त हो। तो -5 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो उसका जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। -5 और +5 दो संख्याएं दी गई हैं, एक ऋणात्मक संख्या है, एक धनात्मक संख्या है, और दोनों के मान बराबर हैं। तो जब दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो हमें 0 की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या है 8, तो 8 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 0 प्राप्त हो। तो 8 में जब हम -8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस, धन और ऋण के चिन्ह को जब आपस में गुणा हो जाएगा इनका, तो बीच में ऋण का चिन्ह आ जाएगा। और फिर 8 में से 8 को जब घटाएंगे तो हमें 0 की प्राप्ति होगी। तो याद रखिए, किसी भी संख्या का अगर हमें योग प्रतिलोम निकालना है तो उस संख्या के चिन्ह को बदल दिया जाता है। यदि एक, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या दी गई है 3, और 3 का यदि हमें योग प्रतिलोम निकालना है तो 3 का योग प्रतिलोम हो जाएगा -3। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या दी गई है 4, और 4 का यदि हमें योग प्रतिलोम निकालना है तो 4 का योग प्रतिलोम हो जाएगा -4। एक संख्या मान लीजिए आपके पास दी गई है -5, और -5 का योग प्रतिलोम निकालना है तो हो जाएगा 5। ठीक है ना। तो किसी भी संख्या का योग प्रतिलोम निकालने के लिए हमें उस संख्या के चिन्ह को पलट देना चाहिए। यदि संख्या धनात्मक है तो उसका योग प्रतिलोम ऋणात्मक हो जाएगा, और यदि संख्या ऋणात्मक है तो उसका योग प्रतिलोम धनात्मक हो जाएगा। योग प्रतिलोम में, गुणात्मक प्रतिलोम में, दोनों में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है
गुणात्मक प्रतिलोम में जहां हम संख्या के स्थान को पलट देते हैं, अंश वाली संख्या को हर के स्थान पर और हर वाली संख्या को अंश के स्थान पर परिवर्तित कर देते हैं, वहीं योग प्रतिलोम में हम संख्या के स्थान को परिवर्तित नहीं करते हैं, हम संख्या के चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं। धनात्मक यदि संख्या है तो योग प्रतिलोम में संख्या ऋणात्मक हो जाती है, और संख्या यदि ऋणात्मक है तो उसके योग प्रतिलोम को जब हम निकालते हैं तो संख्या धनात्मक हो जाती है। ठीक है ना। चलिए, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा योग प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब। इसके बाद में अब हम लोग समझते हैं संख्याओं को किस तरह से आरोही और अवरोही क्रम में रखा जाता है। कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें तरह तरह की संख्याएं हमारे सामने दी जाती हैं और हमसे कहा जाता है कि संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो हम लोग समझते हैं, यहाँ पर कुछ संख्याएं हम आपके सामने लिख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी, 0, 1, 5, -7, -4, 6, 8, 9। आपके सामने काफी सारी संख्याएं लिखी हैं मैंने, और इसको यदि हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, ठीक है ना। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। आरोही क्रम में जब हम इन संख्याओं को लगाएंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, यानी छोटे से बड़ी की ओर यहाँ पर हमें संख्याओं को व्यवस्थित करना है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर कई सारी संख्याएं दी गई हैं। कुछ संख्याएं यहाँ पर ऋणात्मक हैं, कुछ संख्याएं यहाँ पर धनात्मक है, और साथ में यहाँ पर 0 भी दिया गया है। ठीक है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हो जाएगी -7। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि यहाँ पर 7, तो अगर 7 की बात करें तो 7 तो बड़ी संख्या है, 7 से छोटी संख्याएं भी यहाँ पर दी गई हैं, फिर -7 सबसे छोटी संख्या क्यों हो गई? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती जाती है उसकी वैल्यू, उसका मान उतना ही कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 7 है वो ऋणात्मक है, इसलिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पर होगी -7। -7 से जो बड़ी संख्या होगी वो होगी हमारी -4। -4 से जो बड़ी संख्या होगी वो होगी 0। -4 से बड़ी संख्या होगी 0। आपको याद रखना है कि जो 0 होता है उसका मान, उसकी वैल्यू ऋणात्मक संख्याओं से भी ज्यादा मानी जाती है। 0 से बड़ी संख्या हो जाएगी 1, 1 से बड़ी संख्या हो जाएगी 5, 5 से बड़ी संख्या हो जाएगी 6, 6 से बड़ी संख्या हो जाएगी 8, और 8 से बड़ी संख्या हो जाएगी 9। समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो इस तरीके से हमने दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। और यदि मान लीजिए इन्हीं संख्याओं को यदि हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। याद रखिए, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। यदि हम इन संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना चाहें तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे। 9 के बाद में 9 से छोटी संख्या हो जाएगी 8, 8 से छोटी संख्या हो जाएगी 6, 6 से छोटी संख्या हो जाएगी 5, 5 से छोटी संख्या हो जाएगी 1, 1 से छोटी संख्या हो जाएगी 0, 0 से छोटी संख्या हो जाएगी -4, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी -7। तो इस तरीके से हम दी गई संख्याओं को आरोही और अवरोही दोनों ही तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब ये तो हो गई सब की सब पूर्णांक संख्याएं, ये सब की सब पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना एकदम आसान रहा। लेकिन यदि हमारे पास में जो संख्याएं दी जाएं, यदि वो दशमलव में दी जाएं संख्याएं, तो फिर थोड़ा सा कभी कभी परेशानी होने लगती है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए हम कुछ ऐसी संख्याएं भी उदाहरण के द्वारा बता देते हैं आपको। चलिए कुछ एक संख्या लिखते हैं, हम कुछ संख्याएं लिखते हैं। जैसे हमने लिखा
-3.5, एक संख्या लिखी हमने 1.2, इसके बाद में एक संख्या लिखी हमने -4, फिर उसके बाद में एक संख्या लिखी हमने 1.35, उसके बाद में हमने एक संख्या लिखी है 1.9 और इसके बाद में एक संख्या लिखी है हमने 0.98। ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने कुछ संख्याएं दी गई हैं जो दशमलव वाली हैं। इन दशमलव वाली संख्याओं को हम लोग व्यवस्थित करते हैं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में हम इन संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, यानी सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब देखिए आपके सामने ये संख्याएं दी गई हैं। अब इसमें हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जैसा कि आपको पता है कि ऋणात्मक संख्याएं तो छोटी होती हैं, तो ऋणात्मक संख्या तो बड़ी हो नहीं सकती। तो जो संख्याएं धनात्मक हैं उनमें हम देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है 1.2, यहाँ पर दिया गया है 1.35 और यहाँ पर दिया गया है 0.98। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है वो है हमारी, हाँ यहाँ पर 1.9 भी दिया गया है, तो इसलिए हमारी सबसे बड़ी संख्या जो है वो हो जाएगी 1.9। 1.9 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। 1.9 के बाद में दूसरे नंबर पर जो संख्या आती है वो आती है 1.35। 1.35 से छोटी संख्या हो जाएगी 1.2। 1.2 से छोटी संख्या हो जाएगी 0.98। 0.98 से छोटी संख्या हो जाएगी -3.5 और -3.5 से छोटी संख्या हो जाएगी -4। तो इस तरीके से हमने संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। यदि हमें इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता तो हमारी सबसे पहले आ जाती -4। -4 के बाद हम लोग -3.5 लिखते और उल्टे तरीके से संख्याओं को व्यवस्थित करते। इस तरीके से हम संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग और समझते हैं संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। चलिए यहाँ पर देखते हैं 0.36, 0.9, 0.85, 1.36, -4.732, -4.935। तो देखिए आपके सामने हमने कई सारी दशमलव वाली संख्याएं लिखी हैं और इन संख्याओं को हम लोग व्यवस्थित करते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में हम इन सारी संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे। आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या लिखना है, उसके बाद में उससे बड़ी संख्या, उसके बाद में उससे बड़ी संख्या, यानी धीरे धीरे हम बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए आपके सामने कुछ संख्याएं धनात्मक हैं, कुछ संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो आपको पता है कि ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो छोटी होती हैं और जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो बड़ी होती हैं। तो इन दोनों में से कोई एक संख्या ही छोटी होगी, या तो ये छोटी होगी या ये छोटी होगी। अब देखिए दशमलव के इस तरफ दोनों ही जगह दोनों ही संख्याओं में 4 दिया गया है, तो हमें दशमलव के बाद चेक करना है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद दिया गया है 7 और यहाँ पे दशमलव के बाद दिया गया है 9। तो आपको पता है कि दशमलव के बाद यदि बड़ी संख्या हो तो वो संख्या होती है बड़ी। चूंकि ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी हो वो उतनी छोटी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये संख्या इससे है तो बड़ी, लेकिन ऋणात्मक होने की वजह से ये संख्या आपकी सबसे छोटी कहलाएगी। बात समझ में आ रहा ना। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी -4.935। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? -4.935। इससे बड़ी संख्या हो जाएगी -4.732। इससे बड़ी संख्या आप कौन सी होगी? तो अब इन चारों संख्याओं में हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 0.36 दिया गया है, यहाँ 0.9 दिया गया है, यहाँ 0.85 दिया गया है, यहाँ 1.36। तो देखिए इन तीनों संख्याओं में दशमलव के इस तरफ 0 है, यानी इन तीनों में से पहले चेक करना है हमें।
तो यहाँ दशमलव के बाद क्या दिया गया, 3 दिया गया है। यहाँ दशमलव के बाद कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। और यहाँ दशमलव के बाद कितना दिया गया है, 8। तो दशमलव के बाद में जब छोटा अंक होता है तो वो संख्या होती है छोटी, ठीक है ना, और जब बड़ा अंक होता है तो वो संख्या होती है बड़ी। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में यदि हम देखें तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 0.36, ठीक है ना। 0.36 से जो बड़ी संख्या होगी हमारी वो होगी 0.85। 0.85 से जो बड़ी संख्या होगी वो होगी 0.9, और सबसे बड़ी संख्या होगी 1.36। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इस वाले वीडियो में हमने कई छोटे छोटे बिंदुओं के बारे में चर्चा की है, जो हैं तो बहुत सरल, लेकिन कई बार हम लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और परीक्षा में हमसे गलतियां हो जाती हैं। अगली कक्षा में नए वीडियो में हम लोग भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, भिन्नों में कैसे छोटी बड़ी भिन्न का पता लगाया जाता है, कैसे भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, कैसे पता लगाएं कौन सी भिन्न शांत दशमलव भिन्न है, कौन सी भिन्न अशांत दशमलव भिन्न है। तो इन सब के बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।